ये हमारा एमडी कैट के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हमने फोर्स एंड मोशन जो है ये चैप्टर, इसके कुछ टॉपिक्स को स्टडी करना है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक तो चीज़ ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल क्लियरली बताऊँ, हर चीज़ जो है वाज़ेह बताऊँ। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें थोड़ी सी आपको मुश्किल चीज़ें भी बतानी पड़ती, वो रिक्वायरमेंट होती है। तो उसमें फिर कहीं ना कहीं ये इशू आता है कि थोड़ी सी आपको चीज़ें मुश्किल लगती हैं, क्योंकि वो मुश्किल होती हैं। अगरचे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उनको बिल्कुल आसान करके बताऊं। ये मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए कि मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं एमडी कैट के, और उसमें मैंने देखा है कि जो टीचर्स हैं वो डिलिबरेटली या उनको आता नहीं है, कैसे भी कह लें, वो मुश्किल चीज़ें बताते ही नहीं हैं। वो बिल्कुल आसान आसान चीज़ें बताते रहते हैं, जिससे देखने वाले को वक्ती तौर पे महसूस होता है कि बड़ी अच्छी समझ आ रही है। लेकिन समझ उसको तब आती है जब वो एग्जाम दे रहा होता है, क्योंकि जितने भी उसने कॉन्सेप्ट्स लर्न किए होते हैं वो उनमें से मैक्सिमम वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे होते। तो हमने ये करना है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको सुनते ही गलत लगेंगी, आपको लगेगा कि ये क्या अजीब बात है, लेकिन आपने उनको वेरीफाई कर लेना है। चाहे गूगल पे वेरीफाई कर लें, चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पे वेरीफाई कर लें जाके, जो पाकिस्तान के अलावा। पाकिस्तान में फिजिक्स का मेयार माजरत के साथ बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सारे टीचर्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। वो जिस तरीके से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं वो नस्ल दर नस्ल एक्सप्लेन हो रही हैं, तो सभी लोगों के वही माइंड बना हुआ है। कोई बंदा सही बात बताता है तो फिर यहाँ पे वो उसको बड़ी हैरानगी से देखा जाता है। लेकिन जो आपका टेस्ट होना है वो एक लेवल के मुताबिक होना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं होना। वो बड़े एक्सपर्ट्स लोग बनाते हैं, और उसमें ये नहीं है कि आपको जिस तरह का आपने चीज़ें सीखी हुई हैं उसी तरह की वहाँ पे बता देंगे तो आपके ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल आसान होंगी और कुछ उससे आगे मुश्किल होंगी, कुछ ज़्यादा मुश्किल होंगी। तो सबसे पहला जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो डिस्प्लेसमेंट का है। ज़्यादा टाइम नहीं मैं लूँगा, इस पर जल्दी बताने की कोशिश करूँगा आपको। और डिस्प्लेसमेंट और दूसरी चीज़ जो है वो है डिस्टेंस। इसको हमने कंपेयर करना है जल्दी से। तो लेट्स से कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ए पे पड़ा हुआ है, और वो इस तरह से मूव करते करते कुछ देर बाद जो है वो किसी पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब इसका डिस्टेंस जो है वो आपके सामने मैंने रेड लाइन से शो किया हुआ है। अगर डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो ए से लेके बी तक हमने स्ट्रेट लाइन लेनी है, वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगी। डिस्प्लेसमेंट को चूंकि मैं यहाँ पे ब्लू कलर से शो कर रहा हूं तो मैंने उसको लाइन को भी ब्लू से ही शो किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपके सामने डिस्प्लेसमेंट भी आ गया और डिस्टेंस भी आ गया। यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, पूरा नहीं लिखूंगा, सिंपली मैं इसको मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो मैग्नीट्यूड यानी जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ये हमेशा कम होता है डिस्टेंस से, या इन केस बराबर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ऑब्जेक्ट ने जो पाथ फॉलो किया है वो भी स्ट्रेट लाइन में ही फॉलो कर लिया, लेट्स से कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ही ए से बी तक स्ट्रेट लाइन पे ही चला गया, तो उस सूरत में ये इक्वल होगा। वरना जनरली जो है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये कम होता है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा होता है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेलोसिटी। और वेलोसिटी के बारे में भी आपको जो बेसिक चीजें पता है मैं बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। एवरेज वेलोसिटी जो है उसको निकालने के लिए आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसके यूनिट्स जो है वो मीटर पर सेकंड में आएंगे। और अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेना चाहते हैं, एवरेज वेलोसिटी जब ले रहे हैं तो इसमें टाइम नॉर्मली ज्यादा है। मसलन कोई ऑब्जेक्ट अगर 1 आवर मूव करता रहा है तो 1 आवर के दरमियान टोटली उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो डिस्कस हो रही है। अब हम आ जाते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मुराद है कि किसी ऑब्जेक्ट की किसी इंस्टेंट पे किसी खास लम्हे क्या वेलोसिटी। इसके फार्मूले के बारे में तो आपको पहले पता है, लेकिन अब हमने देखना है कि ये कैसे मसलन आ सकता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट के बारे में बताया हुआ है कि उसने जो टाइम उसको लगा है वो 0.001 सेकेंड्स का टाइम लगा उसको, और उसने इस टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसका मैग्नीट्यूड लेट से आपको गिवन है
0.005 मीटर से। तो यहां से आप ये डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये पूरी क्वांटिटी का आंसर जो है वो 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि बेशक टाइम अप्रोचिंग टू जीरो है, बहुत ही कम है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम है हुआ होगा उसमें, लेकिन उसकी जो रेशियो है वो जरूरी नहीं कि वो जीरो को अप्रोच कर रही हो, वो कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, जिस तरह से ये आपके सामने मैंने बताया। अब जो एमडी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यहां से शुरू होती हैं आगे वेलोसिटी वाली। उसमें पहली चीज ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो किसी भी लम्हे उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये उस लम्हे जो उसकी स्पीड है उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक लंबे टाइम में मसलन 30 मिनट्स तक कोई ऑब्जेक्ट मूव करता रहे, उस दौरान आप जो है उसकी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि ये एवरेज स्पीड के इक्वल हो भी सकता है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि किस सिचुएशन में इसने इक्वल होना है, लेकिन जनरली ये इक्वल नहीं होता। और यहां से सवाल बनता है, और ये ऐसा टॉपिक है जिसमें अक्सर जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी ये चीज उतनी क्लियर नहीं होती। अब इसकी वजह क्या है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के सेम ना होने की? फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बताता हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसने ए से मूव करना स्टार्ट किया है और वो थोड़ा देर मूव करके 30 मिनट्स वो मूव करता रहा ऐसे इधर उधर, और उसके बाद वो ए पे ही आके उसने स्टॉप कर लिया, तो ऐसी सूरत में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया है उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। लेकिन उसका जो एवरेज स्पीड है वो जीरो नहीं होगी, वो जब यहां से जा रहा होगा हर लम्हे उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी और जो एवरेज स्पीड की वैल्यू है वो नॉन जीरो आएगी। तो एक चीज ये होगी। अब आगे हम जो चीजें स्टडी करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिकली स्टडी करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिहाज से, और ये जो मोशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसी में से आते हैं आमतौर पे, या प्रोजेक्टाइल मोशन में से पूछा जा सकता है या फिर ये स्ट्रेट लाइन मोशन में से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो लेट्स अज्यूम कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लेट्स से यहां तक गया है वो, और उसका जो ये ए से लेके बी तक उसकी मोशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे जो अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट्स से ऑब्जेक्ट ने अगर इस लाइन में कहीं से भी मूव करना शुरू किया, यहां से मूव करना शुरू किया से, और यहां तक गया और यहां पे जाने के बाद वो रुक गया है, या फिर यहां तक जाने के बाद टाइम खत्म हो गया है, हम उससे आगे नहीं डिस्कस करें। तो ऐसी सूरत में जो है वो उसने सिर्फ ए की तरफ को मूव किया है और वो वापस नहीं आया, तो इस स्पेसिफिक केस में जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा एवरेज स्पीड के। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट जो है यहां से वापस भी आ जाता है, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कवर कर लेता है, तो फिर ये इक्वल नहीं रहेगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं, हम वेलोसिटी की उस तरह से अब डायरेक्शन नहीं बता रहे, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक डायरेक्शन में जा रहा है, फर्ज करें हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ को जा रहा होगा तो वेलोसिटी की वैल्यू किसी भी लम्हे जो है वो पॉजिटिव होगी इस तरफ को जाते हुए, और अगर ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जबकि स्पीड जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है, स्पीड को आप नेगेटिव नहीं कह सकते। अगर स्पीड की सेंस में आप बात कर रहे हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि इस तरफ को जा रहा है तो स्पीड पॉजिटिव है, इधर को आ रहा है तो नेगेटिव है। स्पीड दोनों सिचुएशंस में ही पॉजिटिव है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा था, सपोज यहां तक ही आया था, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव रही, स्पीड भी पॉजिटिव रही, तो एवरेज बराबर आ। लेकिन जब उसने वापस मुड़ गया वो, तो इस यहां से यहां तक मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी, लेकिन उसकी स्पीड जो थी वो अभी भी पॉजिटिव थी। तो इस वजह से जब हम एवरेज लेंगे तो ये दोनों क्वांटिटीज जो है वो इक्वल नहीं आएंगी। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के स्ट्रेट लाइन मोशन में भी तब इक्वल नहीं होती जब ऑब्जेक्ट आगे जाके फिर वापस आना शुरू कर देता है। उसके बाद पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको नॉर्मली आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताया होता है किसी सिचुएशन में, उसमें आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी होती है। तो एवरेज स्पीड का तो फार्मूला आसान है कि आप टोटल डिस्टेंस फाइंड कर लें, उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर लें। लेकिन हमेशा जो है सवाल इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता। तो समटाइम्स आपको इस तरह भी बताया हो सकता है, मिसाल के तौर पे आपको बताया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है उसने 30 मिनट्स तक जो है ट्रैवल किया है
उसकी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर थी, और उसके बाद उसने अगले 30 मिनट्स तक ट्रेवल किया, और इस दौरान उसकी स्पीड जो थी वो 25 किलोमीटर पर आवर हो चुकी। अब आप इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करें। ये आसान सिचुएशन है, मुझे पता है आपको आती होगी, लेकिन इससे हम आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे। तो अब यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है, जब तक आपने न्यूमेरिकल करना है तो आप अपने जेहन में रखें कि आप इसको स्पीड से डिनोट कर रहे हैं, तो बेशक ऐसे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जब तक आपने एमसीक्यू करना है, आपका सॉल्व की हुई चीज़ तो किसी ने नहीं देखनी, तो इसलिए हम ये एवरेज स्पीड के लिए भी ये समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 15 + 25/2। तो जिस तरह से सादा एवरेज होती है दो चीज़ों की, इस तरह से ये 25 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। लेकिन ये सादा एवरेज तब होगी जब दोनों स्पीड्स पे ऑब्जेक्ट ने सेम टाइम जो है गुजारा हो। अगर एक स्पीड पे टाइम ज्यादा गुजारा है, एक पे कम गुजारा है, फिर ये एवरेज का फार्मूला ठीक नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे मुझे कहा जाता है कि ये 30 मिनट्स नहीं है टाइम, ये लेट से कहा जाता है मुझे ये 20 मिनट्स है, तो फिर मुझे क्या करना था, फिर मैंने एवरेज जब स्पीड निकालनी है तो मैंने 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद हाँ जी, जो टाइम है उसको स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस पे जो टाइम है 30 है उसको 25 से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो है नीचे मैंने डिवाइड करना है टोटल टाइम से 20 + 30 से। तो इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन मैं करूंगा, तो जो भी मेरे पास आंसर आएगा वो उसमें मैं कैलकुलेट कर लूंगा। अब इस वक्त जो है वो मेरे पास ये चीज़ लिखी हुई है, तो मैं इसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैंने ये पहले कैलकुलेट नहीं किया इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के लिए। तो ऐसी सूरत में जो है ये 300 आएगा, यहाँ से 25 को 30 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास जो है ये इसका आंसर आएगा 750, और उसके बाद 50 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो 1050 आ जाएगा ओवर 50। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर जो है वो 21 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपने जो है ये देख लेना है इस चीज़ को कि ये जो फाइनल आंसर आया है ये इन दोनों के दरमियान ही आया है। तो अगर दरमियान ही है तो ज़्यादा चांस है कि ये ठीक होगा। वैसे भी देखें यहाँ पे समझ आ रही है कि 25 किलोमीटर पर आवर पे ऑब्जेक्ट ने ज़्यादा टाइम गुजारा था, इसलिए जो जवाब आया वो 25 के ज़्यादा करीब है, 20 और 15 के जो है से थोड़ा सा दूर है। तो ये तो अब आसान चीज़ थी। अब इससे अगली जो ट्रिकी चीज़ पेपर में पूछी जाती है वो ये नहीं पूछा जाता, वो आमतौर पर ये पूछा गया होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसने 20 किलोमीटर पर आवर पे मूव करते हुए, या चले मैं जो मेरे पास वैल्यूज है मैं वही यूज कर लेता हूँ ताकि ज्यादा सोचना भी ना पड़े, जल्दी काम खत्म हो जाए। 15 किलोमीटर पर आवर पे उसने ट्रेवल करते हुए 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद उसने जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेवल करते हुए उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दैट इज 15 किलोमीटर। अब इस सूरत में जो है वो आप कैसे अप्लाई करेंगे, और अगर आपको सपोज बताया गया हो कि सेम डिस्टेंस कवर किया है तब क्या करेंगे। तो पहले हम जो है वो सेम डिस्टेंस के लिए सॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स से कि 15 किलोमीटर पर आवर पे भी 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, 30 किलोमीटर पर आवर पे भी 5 किलोमीटर ही ट्रेवल किया है, तो फिर इसका फार्मूला क्या होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो फिर आपने जो एवरेज स्पीड लगानी है निकालनी है, उसका फार्मूला लिखना है 2v1v2 ओवर v1 + v2। ये फार्मूला तब वैलिड है जब दोनों स्पीड्स पे डिस्टेंस सेम कवर हुआ है। अगर दोनों स्पीड्स पे सेम टाइम गुजारा है तो फिर फार्मूला जो वैलिड होना है वो मैंने पहले बता दिया आपको, फिर ये वाला फार्मूला लगता है। लेकिन जब दोनों स्पीड्स पे डिस्टेंस सेम है तो फिर ऐसी सूरत में ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 2 × 15 × 30 ओवर में लिखेंगे 15 + 30। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपने यहाँ पे कैंसलेशन का एक रूल सीखना है। ऊपर 15 है, नीचे भी 15 है, आप इस 15 को इस 15 के साथ खाली कैंसिल नहीं करेंगे बल्कि इस 30 के साथ भी कैंसिल कर देंगे। ये 2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। और मतलब ये है कि ऊपर और नीचे अगर एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो हर टर्म में से आपने एक सेम नंबर से डिवाइड कर देना है। नई टर्म कब स्टार्ट होती है, जब प्लस का साइन आता है, जब माइनस का साइन आता है। और यहाँ पे देखें ऊपर एक ही टर्म है, नीचे दो टर्म्स हैं, तो ऊपर वाली एक टर्म को मैंने 15 से कैंसिल किया है, नीचे दोनों टर्म्स को मैंने 15 से कैंसिल किया। ये आपको स्पीड में हेल्प करेगा, जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगा।
ये 60/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास आंसर में 60/2 + 1 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास 20 km/h आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपने स्पीड फाइंड कर ली है। और इस तरीके से जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना, तो हमेशा जवाब जो है वो छोटे वाली स्पीड के करीब ज्यादा आएगा। उसकी वजह क्या है कि ये 5 किलोमीटर कवर करने में टाइम ज्यादा लगना है। यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे तकरीबन मतलब अगर मैं मिनट्स में बताऊं तो 20 मिनट्स लगे हैं, और यहाँ पे आपके पास जो है वो टाइम कम लगना है, यहाँ पे 10 मिनट्स लगेंगे। तो ये अगर आप टाइम कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट से, आपको पता है कि 60 मिनट्स में 15 किलोमीटर हो रहे हैं, सॉरी 5 किलोमीटर हो रहे हैं, सॉरी 15 ही हो रहे हैं। 60 मिनट्स में 15 किलोमीटर हो रहे हैं, तो 5 किलोमीटर कितनी देर में होंगे? 20 मिनट्स में हो जाएंगे। अगर 60 मिनट्स में 30 किलोमीटर हो रहे हैं, 30 km/h का यही मतलब है। तो इसका मतलब है कि जो आपके पास 5 किलोमीटर वो कितनी देर में हो जाएंगे? 10 मिनट्स में हो जाएंगे। यहाँ से टाइम निकाल के वो पहला फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला जो है ऐसी सिचुएशन में ज्यादा बेहतर है जब आपकी दोनों ऑब्जेक्ट्स ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिफरेंट स्पीड्स। पहले हमने इस सिचुएशन को सॉल्व कर लिया है। अब इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन की तरफ जाते हैं कि दो स्पीड्स दी गई हैं और दोनों स्पीड्स पे डिफरेंट डिस्टेंस कवर हुआ है, और टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं पता कि कितना टाइम इस स्पीड पे गुजरा है, कितना इस पे गुजरा है। यहाँ से टाइम निकाल के टाइम वाला फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं आप एवरेज स्पीड, लेकिन उसमें देर लग जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपने जो फार्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का, वो होगा VAV = टोटल डिस्टेंस। पहले देखें, मतलब दो स्पीड्स पे डिस्टेंस कवर हुआ है ना, टोटल डिस्टेंस को आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों स्पीड्स के साथ। फिर नीचे आपने डिस्टेंस एक ले लेना है, स्पीड दूसरी ले लेनी है, फिर डिस्टेंस दूसरा ले लेना है, स्पीड पहली ले लेनी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। मसलन यहां पे एक डिस्टेंस 15 है, दूसरा 5 है, तो मैं यहां पे 15 और 5 को ऐड करूंगा D1 और D2 की जगह, और यहाँ पे इसके साथ साथ मेरे पास स्पीड्स जो हैं वो 15 है और 30 है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से D1 V1 V2 लगाना है, तो मैंने स्पीड अगर यहाँ से लेनी है 15 वाली, तो डिस्टेंस इधर से लेना है दूसरी स्पीड पे जो कवर हुआ है। तो ये 15 × 15 आ जाएगा नीचे, और फिर मैं जब D2 लगाऊंगा तो मकसद ये है कि मैंने अब डिस्टेंस ये वाला लेना है अगर, तो स्पीड ये लेनी है। तो मतलब मैंने अल्टरनेटली करना है, जो भी कर लूं, इसके स्पीड को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, इसकी स्पीड को इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है, आपस में नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, एक दूसरे की स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस को। तो जिस तरह से वट्टो सट्टा होता है उस तरह का काम करना है। तो इसको मेरा ख्याल है सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं शायद केमिस्ट्री में, तो कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ आपको। तो ये 15 + × 15 आ गया, उसके बाद 30 × 5 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर हमारे पास 20 बचेगा यहाँ से, और यहाँ पे 15 और 30। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब मैं आपको वही चीज़ दोबारा बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी बताई है, कि आपके पास जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से सेम नंबर लेके उसको कैंसिल करें। अब यहाँ पे प्लस के पीछे एक टर्म है, प्लस के आगे एक टर्म है, एक टर्म इतनी है और एक टर्म इतनी, और यहाँ पे टोटल एक ही टर्म है। तो यहाँ से 15 कैंसिल किया, इसमें से भी 15 कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचेगा, 1 × 15 15 ही आ जाएगा, यहाँ से 30 कैंसिल हुआ, 2 आया। जब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ऊपर जो है 600 आ चुका होगा, नीचे जो है 15 + 10 आ जाएगा। तो 600 को आप 25 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो है ये आंसर जो आएगा वो 24 km/h के इक्वल आ जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि हमने जो है ये फार्मूला अप्लाई करके सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो हो सकती थी उसको सॉल्व कर लिए। मसलन ये है कि हमारे पास दो स्पीड्स थी, टाइम नहीं थे, हमारे पास डिस्टेंस थे, डिस्टेंस भी डिफरेंट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन का, और ये मैंने आपके सामने पहले ही वो चीज़ें लिख दी हैं जो आपको अंडरस्टूड है, ऑलरेडी पता है। एवरेज एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है जिसमें टोटल चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो तो ये चीज़ टाइम जो है वो अप्रोचेस टू जीरो होता है, और टाइम अप्रोचेस टू जीरो हो, दोनों क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगी जैसे पहले बताया था, लेकिन इनकी जो रेशो है डिवाइड करने से आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा ना स्मॉल आएगा ना बहुत ज़्यादा लार्ज आएगा। वो डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी।
तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें हैं। अब हम आते हैं पेपर के हवाले से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो वी आई उसकी 5 मीटर पर सेकंड है और लेट्स से कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या मैं ऊपर नीचे का कॉन्सेप्ट आसान है वो मैं बता देता हूँ, किसी भी लिहाज से फिर आपको समझ आ जाएगी। कि लेट्स से कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है शुरू में और इसकी वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड है, और कुछ देर के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और इसको फाइनल कहूँगा जाहिर है। और इसी सिचुएशन में भी ये अभी अपवर्ड ही जा रहा है। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। तो 3 - 5 करेंगे ओवर 2 करेंगे तो आपके पास फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है और उसके बाद टाइम से डिवाइड करना है। टाइम आपको गिवन होगा यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे टाइम आपको 4 सेकंड्स अगर गिवन है तो आप टाइम से डिवाइड करेंगे और आपके पास जो है ये आंसर -2/4 -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है जब आप ने ये दोनों वैल्यूज पुट की। अगर सवाल में फर्ज करें चेंज आ जाती है, आपको कहा जाता है कि फाइनली वो अपवर्ड नहीं जा रहा, वो डाउनवर्ड जा रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में आपने कैसे सॉल्व करना है, यानी डायरेक्शन बदल गई है। आमतौर पर स्ट्रेट लाइन में मोशन होगी और स्ट्रेट लाइन में मोशन में रहते हुए ही वो डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब ये है कि पहले ऊपर को जा रहा था अब नीचे को आ रहा है। तो ऐसी सूरत में अपवर्ड क्वांटिटीज को अगर आप पॉजिटिव लेंगे, वी आई को +5 कंसीडर करेंगे तो वी एफ को -3 कंसीडर करेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड है। तो जब आप एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, वी एफ में से वी आई माइनस करना है तो -3 वी एफ माइनस वी आई ओवर टी फार्मूला लगा रहे हैं हम, तो ये आपके पास आ रहा है -3 क्योंकि डाउनवर्ड है माइनस है, और वी आई वैसे फार्मूले में माइनस होता है तो -5 ओवर टाइम रखते हैं तो ये अब -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। तो यानी यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डायरेक्शंस क्या हैं, सिर्फ वेलोसिटीज के मैग्नीट्यूड्स को लेके आपने सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड नहीं करते हैं। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं और उसमें जो है वो हमने देखना है कि कब हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी और किस सिचुएशन में हमारी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी। तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, वो एक स्ट्रेट लाइन में सीधा चलता जा रहा है, तभी उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। और उसके साथ साथ उसका जो स्पीड है यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसको स्पीड कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, वो भी फिक्स है, उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं। अगर दोनों में से एक चीज भी चेंज होगी तब भी वेलोसिटी बदल जाएगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। अगर दोनों ही चेंज हो गई तो फिर भी वेरिएबल होगी। तो वेरिएबल वेलोसिटी के लिए दोनों में से किसी एक का चेंज होना या दोनों का चेंज हो जाना काफी है। तो ये आपसे डिफरेंट सिचुएशंस में पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म भी है, डायरेक्शन चेंज हो रही है सर्कल में जब घूम रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसके गिरने के दौरान में उसकी जो लगातार है वो डायरेक्शन तो सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो मतलब ये कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। और जब हम ब्रेक्स लगाते हैं, चाहे हमारी कार स्ट्रेट सीधी ही जा रही हो, तब भी जो है वो जब ब्रेक्स लगा देंगे तो उसकी जो स्पीड है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल हो जाएगी। तो मकसद ये हुआ कि डायरेक्शन और वेलोसिटी में से डायरेक्शन और स्पीड में से कोई एक चीज चेंज होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल वरना यूनिफॉर्म। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने कॉन्सेप्ट स्टडी करना है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा इससे ज्यादा मुश्किल इस सेंस में है कि इसमें से एक ट्रिक किया जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन भी फिक्स है और उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, तभी जो है वो उसका एक्सेलरेशन जो है हम उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। अगर दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज होगी तो फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल्स क्या हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें
तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। अगर हमारी एयर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फिर एयर जो एक्सेलरेशन है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को, उसको फिर फ्रीली फॉलिंग भी नहीं कहेंगे और उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा। अब इसमें जो सबसे अहम एग्जांपल है वो है सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन में अगर हम देखते हैं तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होता है। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है और इसका फार्मूला जो है वो v स्क्वायर ओवर r के इक्वल है। ये आगे जाके हमने स्टडी करना है सेंट्रीपिटल फोर्स वाले में, सर्कुलर मोशन के टॉपिक में। तो लग रहा है यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन भी लगातार एक ही पॉइंट की तरफ है, लेकिन और इसकी जो स्पीड है वो भी सेम, सॉरी इसके मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ऐसी सूरत में हमें लग रहा है कि यहाँ पे ना एक्सेलरेशन शायद यूनिफॉर्म हो, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये सारी डायरेक्शंस डिफरेंट है। देखें ये वाला एरो जो है ये डाउनवर्ड है और ये वाला एरो जो है ये अपवर्ड है। बेशक ये एक ही पॉइंट की तरफ जा रहे हैं लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट है। और इस तरीके से जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता, ना उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। सर्कुलर मोशन के अंदर उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इसमें जो नेसेसरी कंडीशंस हैं वो पहले आपको याद होनी चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, और इसमें जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। पैराबोलिक पाथ में अगर मोशन है या किसी और पाथ में है तो ये इक्वेशंस डायरेक्टली अप्लाई नहीं की जा सकती। आल्दो के ये प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टॉपिक है उसमें भी हमने बेसिकली इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है, लेकिन वो फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे डायरेक्शंस लेनी है, हमने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। जो उसके जो क्वांटिटीज उसके पैरेलल होंगी उनको भी पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो उसके एंटी पैरेलल होंगी उनको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ये जो चीज़ है थोड़ी सी ये है यहाँ पे कि अगर आप देखें तो बाज़ जगह पे अपवर्ड वेलोसिटी को भी पॉजिटिव लिया जा सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मोशन है ना तो जाहिर है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग है, तो उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग अगर मोशन हो रही है और आप जो है वो आपकी मर्जी है, अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लें, यानी जरूरी नहीं कि आप इसको ही फॉलो करें। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं भी करते तो तब भी आपने एक डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज है उनको पॉजिटिव कंसीडर करना है, दूसरी डायरेक्शन में जो क्वांटिटीज है उनको नेगेटिव कंसीडर करना है। तो उसके बाद ये हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं। इसमें जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि आपको जल्दी से ये लगानी है, आपको सॉल्व ना करना पड़े बल्कि आपको खुद से ही पता हो। तो मैं पहले थोड़ा सा सॉल्व करके बताता हूं आपको, फिर मैं आपको उसका ट्रिक बताऊंगा। तो अगर फर्ज करें आपको कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर से ड्रॉप किया है t इज इक्वल टू 0 पे, तो जब हम ड्रॉप करेंगे उस वक्त उसकी इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 0 होगी t इज इक्वल टू 0 पे। तो हम जो है वो किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी बाद में फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड पे वेलोसिटी फाइंड करें 1 सेकंड के बाद, तो हम लिखेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी में वी आई हमारा 0 होगा, ए जो है वो हम 10 कंसीडर कर रहे हैं, बाद में हम 9.8 करेंगे। लेकिन स्टार्ट में जब आपने स्पीड के लिए करना है अपने आप को ट्रेन, तो आपने ए को 10 के साथ कैलकुलेशन करनी है। जब आप थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी आपकी तो उसके बाद जो है वो आप चाहे 9.8 भी कर लें तो भी आपको समझ आ जाएगा। तो अब जो है ये टी जो है टाइम है 1 सेकंड यहाँ पे रखा हुआ है हमने, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 + 10 × 1 10 मीटर पर सेकंड आ जाए। उसी तरह से अगर मैं 2 सेकंड्स के बाद ये कैलकुलेशन करता तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई तो 0 ही रहनी है क्योंकि स्टार्ट से है, तो ए जो है वो चूंकि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे कोई नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लेकिन चूंकि मोशन स्टार्ट में नीचे को हुई है तो हमने एक्सेलरेशन को यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने की वजह से। तो यहाँ पे हम इसकी जगह 10 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और ये 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब जो ये सारा तो एफएससी वाला नॉलेज है, आपके इस लेवल पे आपको क्या पता होना चाहिए, आपको टेबल की फॉर्म में याद होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर से नीचे फेंकता हूँ और इनिशियली वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, इधर चले मैं टाइम शो कर देता हूँ, इधर मैं डिस्प्लेसमेंट शो कर देता हूँ, सॉरी स्पीड शो कर देता हूँ, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह लें स्पीड कह लें एक ही बात है। तो यहाँ पे टाइम 0 पे ये 0 है, टाइम 1 सेकंड होता है तो ये 10 हो जाती है, टाइम 2 हो जाता है ये 20 हो जाती है,
टाइम 3 हो जाता है, ये 30 हो जाती है। टाइम 4 सेकंड होता है, ये 40 हो जाती है। इस तरीके से टाइम अगर 10 सेकंड हो जाएगा तो ये 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये वैल्यूज सारी जो हैं ये सेकंड्स में, टाइम की और स्पीड की मीटर पर सेकंड, मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया ऊपर। तो इस तरीके से ये आपको टेबल क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मुझे कहा जाता है कि नहीं अब सिचुएशन ऐसे नहीं है, ऐसे है कि ऑब्जेक्ट जो है उसको इनिशियल वेलोसिटी हमने जो है वो दी हुई थी, वो 15 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में सपोज जा रहा था, तो अभी भी टेबल ये इजी है, आपने 10 का डिफरेंस करते जाना है और टाइम जब 0 होगा टाइम सेकंड्स में और स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में, टाइम जो है 0 होगा, वेलोसिटी जो है वो 15 हमें दी गई है। अब टाइम 1 सेकंड होगा, अगर अपवर्ड जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कम होनी है, तो 15 में से 10 निकाल लिए तो 5 बज गए। उसके बाद 2 सेकंड्स के बाद 10 और निकालिए, 5 में से 10 माइनस करेंगे -5 आएंगे। 3 सेकंड गुजरेंगे -15 आ जाएगा। 4 सेकंड गुजरेंगे -25 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट से आपने कैलकुलेट कर लेना है। इस तरह से अपना ज़हन आपने ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि आपको VF फाइंड करने के लिए इक्वेशन लगानी ही ना पड़े, आपको फौरन से ही पता लग जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा गया है कि एक कार है, उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, उसकी स्पीड यानी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी 10 मीटर पर सेकंड है। आपसे कहा गया है कि फाइनल वेलोसिटी आप बताएं जबकि टाइम 5 सेकंड्स हो। तो आप इसमें इक्वेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको पता हो ये जो सारी चीज मैं लिख रहा हूं ये मुझे तो लिखनी पड़ रही है ना आपको समझाने के लिए, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है वो आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपके माइंड में ये सारा स्केच विद इन 1 सेकंड ही बन जाए कि टाइम 0 है, वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब है हर सेकंड में 2 का डिफरेंस डालते जाने। टाइम 1 सेकंड हुआ ये 12 होगी, टाइम 2 सेकंड हुआ ये 14 होगी, टाइम 3 सेकंड हुआ ये 16 हो गई, टाइम 4 सेकंड हुआ ये 18 हो गई और टाइम 5 सेकंड हो गया तो ये 20 होगी। तो मकसद ये है कि ये आपके माइंड में फौरन ही क्लिक कर जाना चाहिए कि ये जो है अब आपकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 20 होगी। ये चीज जो अब आपके माइंड में ये टेबल बन जाएगा, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे काफी ज्यादा, तो आपको ये खुद से चीजें आने लग जाएंगी, आपको किसी को बतानी नहीं पड़ेंगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये ऐसे सॉल्व होना है। तो इस तरीके से ये आपने टेबल की फॉर्म में प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो यहाँ पे बड़ा हैक है ना वो ये है कि ये स्पीड्स तो आपको याद हो गई हैं। मसलन ये वाली स्पीड प्रोजेक्टाइल मोशन वाले केस में मैंने बताई है आपको कि अगर एक बॉडी फ्रीली ड्रॉप हो रही है तो उसकी स्पीड्स जो है वो 0 पे 0 है, 1 सेकंड पे 10 मीटर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन तब आती है अगर पूछा जाए कि पहले सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितना फॉल करेगा, तो आमतौर पे लोगों को लगता है कि ये जो है ये 10 मीटर्स फॉल करेगा, क्योंकि पहले सेकंड के एंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, एंड पे है ना 10 मीटर पर सेकंड, पूरा सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं रही, दरमियान में 0 भी तो थी, उसका भी इफेक्ट आना है। तो इस वजह से अगर आपसे पूछा जाए तीसरे सेकंड में कितना फॉल करेगा, आपको लग रहा होगा 30 मीटर फॉल करेगा, तो ये जो है ये गलत है, इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं करनी। ये ट्रिक वो आपको कर देता है कई दफा एमसीक्यूज में इस तरह के जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है अगर कि कितने सेकंड पे कितना गिरेगा, आप जो है वो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, आप समझते हैं तीसरे सेकंड में 30 मीटर गिरेगा, वहां से आपसे गलती हो जाती है। तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके बारे में मैं अब उस पर आ जाता हूं। वो हमारे पास है S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। इसमें दो चीजें देख लें, एक तो यहां पे ये समझ लें कि अगर एक्सेलरेशन 0 हो फिर क्या होगा। एक्सेलरेशन का 0 होने का मतलब है कि उसकी जो अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसकी वेलोसिटी स्पीड सब कुछ ही फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ऐसी सूरत में ये एक्सेलरेशन 0 पुट करेंगे, यहाँ पे S इज इक्वल टू VIT आ जाएगा। जब स्पीड फिक्स है, चेंज नहीं हो रही, तो VI क्या VF क्या ये एक ही बात है, तो S इज इक्वल टू VT आ जाएगा। और इस सूरत में हम कह सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो जो डिस्टेंस है वो जो बॉडी कवर कर रही है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन 0 नहीं है बल्कि यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब मैं केस दूसरा कर रहा हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन 0 नहीं है
तो ऐसी सूरत में फिर s जो है वो 1/2 AT स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और यहां से जो है वो फासला जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली रिलेटेड आ जाएगा। तो यहां से अगर हम फाइंड करें तो हम यहां से ये नहीं फाइंड कर सकते कि ऑब्जेक्ट जो है दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, ये यहां से फाइंड करना मुश्किल है। ये फाइंड किया जा सकता है कि ऑब्जेक्ट 2 सेकंड्स में कितना गिरेगा, 1 सेकंड में कितना गिरेगा, 3 सेकंड्स में कितना गिरेगा। तो हमारे पास जो है वो s इज इक्वल टू a की जगह 10 रखेंगे 4.9 आएगा। वैसे मैं सॉरी अगर a की जगह 9.8 रखते हैं तो मैं इस दफा 10 ही रख रहा हूं, तो a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर 1 सेकंड के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो t की जगह 1 पुट करें तो s इज इक्वल टू 5 मीटर्स आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 5 मीटर गिरेगा, 10 मीटर नहीं गिरेगा। यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ना आपको कि ये वाला जो चीज है वो गलत है, वो पहले सेकंड में उसने 10 मीटर पूरा नहीं गिरना बल्कि 5 मीटर गिरना है। उसके बाद जो है वो इस फार्मूले से हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि दूसरे सेकंड में कितना 2 सेकंड्स में कितना गिरता है। तो t की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ पे s इज इक्वल टू 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये 5 टाइम्स 4 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और ये 20 मीटर्स गिरेगा। और ये दूसरे सेकंड में नहीं गिरा, ये पहले 2 सेकंड्स में गिरा। तो अगर मैं यहां से फाइंड करना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो खाली दूसरे सेकंड में कितना गिरेगा, तो उसके लिए जो है वो मैं देखूंगा कि पहले सेकंड में 5 मीटर गिरा है, 2 सेकंड्स में 20 मीटर गिरा है, तो 20 में से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो ये वो डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने खाली दूसरे सेकंड में कवर किया, 15 मीटर। तो इस तरीके से हम दूसरे सेकंड में भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है ये ठीक नहीं है। मैं आगे जाके इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा कि अगर आपसे कहा जाए कि आप बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 5वें सेकंड में कितना फॉल करेगा, तो उसकी सूरत में आपने क्या करना है। अभी आप जो ये फार्मूला बताया है s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर वाला, या प्रिसाइजली स्पीकिंग s इज इक्वल टू 4.9t स्क्वायर, ये तब वैलिड है जब आपसे पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट पहले 5 सेकंड में कितना गिरेगा अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको आपने छोड़ा है, तब ये लगेगा। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi। यहां पे भी कुछ चीजें आप देख सकते हैं। पहली चीज तो ये है कि अगर आप के ऑब्जेक्ट जो है उसको आपने रोकना है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स है और फाइनल तो 0 होनी ही होनी है क्योंकि रोकना है आपने, तो वो भी 0 है, वो भी फिक्स होगी। तो ऐसी सूरत में आपका एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है a और s, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल। अब इसमें देखें इक्वेशन की ये जो साइड है इसमें सारी चीजें कांस्टेंट है, कोई भी नहीं बदल रही। vf भी फिक्स है, vi भी फिक्स है, और 2 तो होता ही फिक्स है। तो ऐसी सूरत में एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस का प्रोडक्ट है ये फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ओवर डिस्टेंस के इक्वल आ गया, और एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो है एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड होंगे। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को जल्दी रोकना है कम डिस्टेंस में तो आपको एक्सेलरेशन बढ़ाना पड़ेगा, अगर आपने उसको ज्यादा डिस्टेंस में रोकना है आपको एक्सेलरेशन ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सेलरेशन बढ़ा देंगे, जो कि आगे जाके हमने चैप्टर आगे देखना है हमने कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो उसके मुताबिक जो है ये मकसद ये है कि जब फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ना है। अगर आप फोर्स डबल कर देंगे एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा, जो डिस्टेंस है स्टॉपिंग डिस्टेंस वो हाफ हो जाएगा, और इस लिहाज से फोर्स और स्टॉपिंग डिस्टेंस भी एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर आप फोर्स को 4 टाइम्स कर देंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो 1/4 रह जाएगा। तो यहाँ पे एक ये चीज पता चल रही है। दूसरी चीज जो है यहाँ पे वो ये है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका अगर हम मुवाजना करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे vf तो 0 हो चुका है, तो हम इसको इवन इक्वेशन में से निकाल भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2as हमारे पास माइनस vi स्क्वायर के इक्वल है, और एक्सेलरेशन चूंकि नेगेटिव होना है तो उस वजह से अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो ये सिंपली इसको vi स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो मकसद ये हुआ कि जो आपका फासला है, अगर एक्सेलरेशन आपका फिक्स कर दें, आपकी गाड़ी के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसको फिक्स कर दें, तो रुकने से पहले जो फासला होगा वो आपकी इनिशियल स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। मतलब ये कि अगर आप इनिशियल स्पीड जो है गाड़ी की डबल कर देते हैं
तो जो फासला है वो 4 टाइम्स हो जाना है, 2 का स्क्वायर करना है ना, तो 2 का स्क्वायर जो है वो आपके पास 4 के इक्वल होता है। तो अगर आप फर्ज करें 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी रुकती है 10 मीटर्स के अंदर, 60 पे 20 मीटर्स पे नहीं रुकेगी, 60 पे आपकी स्पीड डबल हो गई है, फासला 10 मीटर से 4 टाइम्स हो जाएगा, 40 मीटर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे, आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, अगर फोर्स आपकी फिक्स रहती है तो वो स्पीड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। यहां से भी चीजें पूछी जा सकती। उसके बाद जो मैं अब अगली चीज आपको बताने जा रहा हूं वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इसका स्पीड में बड़ा रोल है, और उस इक्वेशन को समझे बगैर आप स्पीड लगा ही नहीं सकते। और वो इक्वेशन है आपके पास S इज इक्वल टू वी ए वी इंटू टी। ये इक्वेशन होल्ड करती है चाहे आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो चाहे वेरिएबल हो। लेकिन इस इक्वेशन में आगे जो वी ए वी की वैल्यू है, इसको मैं पुट करता हूं V1 प्लस V2 ओवर 2, या VI प्लस VF कह लें आपके लेवल पे, VI प्लस VF ओवर 2 पुट करता हूं। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो मैं एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म मानते हुए आगे इसको इसके बराबर पुट कर देता हूं VI प्लस VF ओवर 2 इंटू टी। अब देखिएगा कि ये इक्वेशन जो है, जो चीज वैसे जो है शायद आप 5 मिनट में ना सॉल्व कर सकें, ये इक्वेशन आपको उसका आंसर 5 सेकंड्स में दे देगी। कैसे? मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसको ड्रॉप किया है हमने ऊपर से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है, ये बताएं कि वो तीसरे सेकंड से लेके 5वें सेकंड तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा। एस कैलकुलेट करें। अब आप अगर कोई और इक्वेशन लगाएं बड़ा टाइम लग जाना है, लेकिन यहां पे जो मैंने पहले आपको मेथड बताया ना उसको फॉलो करें, बड़ा आसान है। वो क्या मेथड है कि आपके पास जो है वो पहले तो स्पीड का वो पूरा टेबल आपके ज़हन में बनना चाहिए। ये टाइम आ गया, ये स्पीड आ गई, और अब मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा जल्दी करने के लिए, 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे 0 है वेलोसिटी, यहाँ पे 10 है, 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50। अब आपसे पूछा गया 3 सेकंड से 5 सेकंड तक, आपका वी आई कौन सा है? 3 सेकंड के बाद वाला ये वी आई है। ये सारी चीज आपको तब समझ आएगी जब आप पहली इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये आपके पास वी एफ है, और अब आपने यहाँ पे टाइम आपके पास कितना है भला? तीसरे सेकंड से 5वें सेकंड तक, ये 2 सेकंड होंगे आपके पास, तो टी आपके पास यहाँ पे 2 सेकंड। तो ये वैल्यूज यहां पुट करें जरा, तो ये आपके पास 30 आता है, फिर 50 आता है, फिर 2 से तकसीम करेंगे आप, और फिर 2 से ज़रब देंगे, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 80 मीटर्स आ जाएगा। अब मैंने जो है इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया हुआ है, और मुझे 9.8 के लिए भी आइडिया होता है। तो ये 9.8 जब रखेंगे ना इसको, तो ये 80 मीटर्स नहीं आएगा, ये आपके पास आएगा 78.4 मीटर्स। लेकिन वो आपको तब समझ आना है जब आप इस पे कमांड हासिल करेंगे ना, तो फिर आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि जो कैलकुलेशन आपकी वैसे समझ लें 10 मिनट की होती है, ये इक्वेशन उसको रिड्यूस कर देती है, 30 सेकंड्स में इजीली सॉल्व हो जाता है। और कोई और सिचुएशन ले लें उसमें भी सॉल्व हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपको बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड्स के अंदर 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड होगी। कितना टाइम लगा है? 5 सेकंड्स। अब इस तरह की चीज अगर आएगी, अगर आप कोई और इक्वेशन लगाएंगे, आप कभी भी टाइम में नहीं सॉल्व कर सके। आप ये लगाएंगे वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, वी आई की जगह 10, वी एफ की जगह 20 ओवर 2, और मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह 5। तो ये आपके पास जो है वो अब यहां से ये 30 ओवर 2 15 आ गया, 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 75 मीटर्स आ गया, और देखिए टाइम भी नहीं लगा। अगर आप वैसे कैलकुलेशन करते हैं एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर लगा के, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगना। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, जिसको मैंने 4th इक्वेशन का नाम दिया हुआ है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। ये आपको स्पीड में हेल्प करेगी, और बाकी जितनी भी इक्वेशंस हैं वो आपको टाइम ज़ाया करेंगी, और वो इतनी जल्दी आपको हेल्प नहीं करेंगी। फर्स्ट इक्वेशन जो है उसको अप्लाई नहीं करना, उसको माइंड में अप्लाई करना है, उसको फिजिकली नहीं अप्लाई करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है।
और जो ये फोर्थ इक्वेशन है इसको आपने लिख के अप्लाई करना है और इसमें आपने वैल्यूज वगैरह पुट करनी है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें जब हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है तो टाइम को हमने सेकंड्स में लेना है और इसको हमने रखना है एक्स एक्सिस के ऊपर और डिस्टेंस को लेना है मीटर्स में और इसको रखना है हमने वाई एक्सिस पे। ये ग्राफ जो है इसमें अगर देखें तो ये ग्राफ 2 डायमेंशनल है, लेकिन ये उस ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसमें उसका जो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस है किसी भी टाइम पे उसको हम प्लॉट कर रहे हैं। फर्ज करें ये हमारा पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन माना हुआ है, तो ये रेफरेंस पॉइंट है, तो इससे जो डिस्टेंस है उसको हम रख रहे हैं इस डायरेक्शन में और टाइम को रखा हुआ है हमने इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट उस तरह से 2 डायमेंशनल नहीं मूव कर रहा। कोई भी ग्राफ हो डिस्टेंस टाइम का वो रिप्रेजेंट यही करेगा कि ग्राफ जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब इसमें डिफरेंट ग्राफ्स मैं आपके सामने शो करता हूँ। मसलन यहाँ पे ये शो हो रहा है आपके सामने कि एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो है अगर इसको थोड़ा सा आप देखें खुद से एनालाइज करें तो इसमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इसको फ्लिप कर सकूं, नहीं ये फ्लिप नहीं होगी। इसमें ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैं यहां पे कोई टाइम देखता हूं, यहां से यहां तक मेरे पास एक टाइम है, ये टाइम मैंने ले लिया इतना, इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो वाई एक्सिस पे है, वो इतना ट्रेवल हुआ। अगर मैं आगे जाके उतना ही टाइम कोई और ले लूं तो उसमें भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा। तो यानी यहाँ पे इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो यानी यहाँ पे जो स्पीड है वो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कह लें वो फिक्स होगा, यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं होगी। मैं आपको बताऊं कि मैंने वैसे बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया पहले। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना तो मोस्टली सिचुएशंस में हम स्पीड और वेलोसिटी जो है ये एक दूसरे के लिहाज से इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब स्पीड को हम समटाइम्स वेलोसिटी कह देते हैं, वेलोसिटी को स्पीड कह देते हैं, लेकिन उस सूरत में जब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और वापस भी ना आ रहा। तो ये इस तरीके से ये आपके पास आ गया जिसमें डिस्टेंस जो है ये जब स्ट्रेट लाइन होगा इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं। अब यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से, तो अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि पहले जो है इसने यहाँ पे ये टाइम थोड़ा यहाँ पे गुजरा है, ये टाइम यहाँ पे कम है लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक इसकी स्पीड जो थी वो ग्रेटर थी। ये ब्लू वाला पोर्शन जो है वो उसमें स्पीड ग्रेटर है और उसी तरह से रेड वाले पोर्शन में चूंकि ज्यादा टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हुआ है तो यहां पे स्पीड जो है वो स्मॉलर है। ये आपको ग्राफ की सेंस होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे स्पीड जो थी वो कोई चीज मौजूद थी, कोई किसी स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, लेकिन जब यहाँ पे ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की सारी बातें कर रहा हूं मैं, तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुक गया है। ऑब्जेक्ट ने यहाँ पे आके, ये ब्लू वाले पोर्शन के लिए है तो मैं ब्लू से ही चले लिख देता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसने स्टॉप कर लिया जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो शुरू में लाइन जो है वो उसकी उठान कम है, इसको कहते हैं स्लोप। इस यहां से लेके यहां तक लाइन की स्लोप कम है और आगे जो है वो स्लोप बढ़ रही है। तो स्लोप जो है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को। मसलन ये स्लोप का क्या मतलब होता है कि अगर मैं ये y वाली चीज को x वाली से डिवाइड कर दूं तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है ये मेरे पास स्लोप है। और यहाँ पे देखें तो इस ट्राइंगल में डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू जो है वो कम आएगी और इस वाली ट्राइंगल में जो इसके अगेंस्ट है ये ऊपर वाली लाइन के, इसमें डेल्टा y ओवर डेल्टा x की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे स्लोप भी ज्यादा है और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कह लें, स्पीड कह लें, वो ज्यादा होनी है, यहाँ पे उसकी स्पीड जो है वो कम है। तो इस तरीके से अगर ये लाइन इस तरह से एकदम इस तरह बेंड कर जाती है इसका मतलब है यहाँ पे स्पीड एकदम से चेंज होगी। वैसे अगर इसमें जाएं इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो पॉइंट है ना इस पे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ बड़ा हुआ होगा, यहाँ पे एकदम से स्पीड कैसे चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर प्रिंसिपली देखें तो एक्सेलरेशन इन्फिनिटी के ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू एक्सेलरेशन की।
तो ये तब होता है जब इम्पल्स होता है ना, आगे आपने वो भी वैसे तो पहले ही आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि जब किसी चीज को आप हिट करेंगे तो एकदम से उसकी स्पीड चेंज होगी ना, तो उस वक्त ऐसा कुछ होगा। मसलन कोई चीज आगे की तरफ मूव कर रही थी, आपने उसको पीछे से डंडा मारा, वो और तेज होगी, तो एकदम से ये वेलोसिटी जो है वो इसमें इस तरह से शो होगा। उसके बाद ये आपके सामने ग्राफ है, इसमें देखें कि शुरू में स्लोप लाइन की कम है, आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट ग्राफ देखें तो इसमें शुरू में स्लोप ज्यादा है, बाद में कम होती जा रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। उसके बाद अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं तो यहाँ पे लाइन जो है वो वापस आ गई। तो ये इस तरह की जब आपको ऑप्शंस आए तो आपने समझ जाना है कि ये बिल्कुल गलत है। वो क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे अगर मैं ये वाला टाइम कंसीडर करूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अगर मैं देखता हूं यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट जो है वो दो डिस्टेंसेस पे था। एक जो है वो इस डिस्टेंस पे था यहां से, एक उसके पास ये डिस्टेंस की वैल्यू थी और एक ये डिस्टेंस की वैल्यू। तो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना, सिंगल ऑब्जेक्ट है, कोई जिन तो नहीं है कि वो एक जगह एक वक्त में दो जगह हो जाए। तो मकसद मेरा मकसद उस तरह से नहीं है, मतलब जिन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देना, वैसे मैं आपको फिजिकली एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि ये हो नहीं सकता रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसी सूरत में एक ऑब्जेक्ट क्योंकि दो जगह नहीं हो सकता, इसलिए ये ग्राफ गलत है। तो ग्राफ ने हमेशा आगे को ही जाना है, वापस को नहीं। दूसरा ये समझ लेना है कि इसमें ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से इस तरह का पाथ फॉलो कर रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका ग्राफ जो है वो ये सारे हमने यहां पे बनाए हैं पहले जितने भी। अब हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को स्टडी करना है और इसमें हम वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रखेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखेंगे। जनरली हमारे पास कोई भी ग्राफ होता है उसके अंदर अगर टाइम आ जाए तो वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो एक्स एक्सिस पे आता है, फिर दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस पे आना होता है। ये भी जो है ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, यानी जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका जो ग्राफ है वो हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना हो, लेकिन असल ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स हैं। सबसे पहले ये वाला ग्राफ आपके सामने शो हो रहा है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे अगर आप देखें तो अपनी कॉमन सेंस से अंदाजा कर सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू टाइम 0 लेते हैं अगर आप, तब भी वही वेलोसिटी थी क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है। टाइम 1 सेकंड लेते तब भी वही वेलोसिटी थी, 2 सेकंड लेते, जितना भी टाइम ले लेते आपके पास वेलोसिटी वही रहनी। तो मकसद ये है कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी फिक्स है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि थोड़ी सी लाइन से ऊपर है ना, इसका मतलब है v इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल है क्योंकि लाइन जो है वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है, हर टाइम पे वेलोसिटी जो है वो 0। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे स्लोप लगातार 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे लगातार 0 है। यहाँ पे जो है वो स्लोप लगातार 0 है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन दोनों ग्राफ्स में फर्क ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी नॉन जीरो है, यहाँ वेलोसिटी 0 है। उससे आगे चलते हैं हम, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है उसमें हमारे पास इस तरफ वेलोसिटी आ रही है, इस तरफ टाइम आ रहा है। और देखें अगर आप तो टाइम के साथ वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है और जो ग्राफ है उसकी स्लोप जो है वो फिक्स है। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। जब भी एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। यहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ पे लाइन ऊपर को जा रही है पहले वाले में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे लाइन नीचे को आ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। उसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो लाइन की स्लोप यहाँ पे जाकर चेंज होगी। इसका मतलब है इससे पहले जो एक्सेलरेशन था वो हाई था और आगे जाके एक्सेलरेशन कम हो गया, लो हो गया, लेकिन वेलोसिटी लगातार बढ़ रही। मतलब मसलन ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी और बी पे कितनी होगी या ज्यादा कहाँ पे होगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू बी पे ज्यादा है। आप स्ट्रेट अवे यहाँ से कंपेयर करके देख सकते हैं, बी पे ये वेलोसिटी है, ए पे ये। लेकिन इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी, अगरचे एक्सेलरेशन दोनों में है पॉजिटिव।
यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के बाद लाइन ज्यादा तेजी से ऊपर जाने लगी है। इसका मतलब है यहाँ पे एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे जाके एक्सेलरेशन की वैल्यू एकदम से इंक्रीज कर गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है जिसमें हम देखते हैं कि ये लाइन ऐसे जो है ना ऊपर को जा रही है, इस तरह का ट्रेंड है। तो शुरू में जो है स्लोप कम है, आखिर में स्लोप जो है वो बढ़ रही है। इसका मतलब है यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, लेकिन जो है यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पे वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर को जा रहा है और स्लोप उसकी बढ़ रही है, इसलिए एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद दूसरे ग्राफ में देखें तो लगातार ये ग्राफ जा ऊपर को ही रहा है, तो यहाँ वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है लेकिन इसकी स्लोप कम होती जा रही है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो होगा वो ये वाला है। इसमें देखें तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ते बढ़ते एक खास वैल्यू पे जाके रुक गई। तो ये तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत हाइट से गिर रहा हो, उस पर एयर फ्रिक्शन भी लग रही हो, वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि शुरू में वेलोसिटी तेजी से बढ़ती है, फिर उसमें इंक्रीज कम होनी शुरू हो जाती है और फाइनली एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाता है, उसकी स्लोप जो है वो जीरो हो जाती है और फिर ऑब्जेक्ट उसी वेलोसिटी के साथ ही मूव करता है। अब यहाँ पे आगे एक तो चीजें रह गई हैं सिर्फ, उसमें यह है कि एक तो यहाँ से डिस्टेंस कैसे निकलता है। डिस्टेंस निकालने का तरीका ये है कि आप देखें कि इस ग्राफ के नीचे कितना एरिया है, उसमें आपको इस डायरेक्शन में भी ये एक्सिस दिया होना चाहिए, इसमें भी दिया होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मुझे ये बताया जाए कि ये वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड है और मुझे ये बताया जाए कि ये जो टाइम की वैल्यू है ये लेट्स से ये 10 सेकेंड्स है, तो मैं अगर इस बड़े वाली रेक्टेंगल का एरिया निकालूं तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 40 मीटर्स होगा। लेकिन मेरा जो ग्राफ है उसके नीचे इस 40 मीटर नहीं है, उसके नीचे इस पूरी रेक्टेंगल का आधा एरिया ट्राइंगल है एक, तो उस सूरत में 40 को 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट इज 20 मीटर्स। तो ये बड़ी आसानी से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पे आपके पास रेक्टेंगल होगी, कहीं पे आपके पास ट्राइंगल होगी, कहीं पे आपके पास इस तरह की शेप भी आ सकती है जिसको आप मतलब कह सकते हैं ये शेप भी आ सकती है। अगर तो ऐसी शेप के सूरत में आपने क्या करना है, आपने ये डिस्टेंस लेना है, ये सॉरी ये टाइम होगा, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं कहेंगे इसको, ये t1 इसको कहें t2 और आपने इन दोनों का जो इसमें आप एरिया निकालेंगे वो आएगा, जो डिस्टेंस होगा उसमें वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, इसको v का नाम देंगे और t1 और t2 की एवरेज आप यूज करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी चीज आ जाए आपने उसमें उस सिचुएशन में जो है वो फाइंड कर लेना है डिस्टेंस। एक चीज और ज़हन में रखिएगा कि अगर ग्राफ इस तरह का हो कि वो लाइन के ऊपर भी जा रहा है नीचे भी है, मसलन ये रेफरेंस लाइन है, आपका ग्राफ जो है वो लाइन से कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो आपने देखना है कि ऊपर वाला एरिया कितना है। अगर आपको नजर आए कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया बराबर हैं तो ऐसी सूरत में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो जीरो के इक्वल होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिहाज से सारी चीजें बता रहा हूं। और अगर जो है वो ऊपर वाला एरिया ज्यादा है तो वो नीचे वाले एरिया से जितना ज्यादा होगा डिफरेंस करके जो आंसर आएगा वो नेट डिस्टेंस कवर किया होगा ऑब्जेक्ट ने। मसलन इस तरह की सूरत में ये उस ऑब्जेक्ट का ग्राफ है जो पहले जो है वो थोड़ा सा इस तरफ को गया है और उसके बाद यहाँ पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हुई है और उसके बाद उसकी वापसी शुरू हो गई है और ये वापस आ गया। हो सकता है वहीं आ गया हो सकता है उससे थोड़ा पीछे रह गया हो, ये डिपेंड करता है दोनों एरियाज। और आपने नेट एरिया निकालना है, एरिया अबव द लाइन उसमें से आपने एरिया बिलो द लाइन माइनस कर देना है, जो आपके पास नेट एरिया आ जाएगा वो आपका डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने काफी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।